हाय गाइस, वेलकम इन आवर चैनल। माई सेल्फ ही मंजीत सिंह और आपका इस टारगेट स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लाया हुआ हूँ डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वन वेयर द सेंट्रोइड ऑफ द सेक्शन लाइज आउटसाइड सेक्शन। उस विकल्प की पहचान करें जिसमें सेक्शन का केंद्र सेक्शन के बाहर स्थित होता है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें उस ऑप्शन को चूज करना है जिनका सेंट्रोइड यानी जो केंद्र होता है वो उस सेक्शन के बाहर होता है। तो इसमें एंगल सेक्शन है। मैं आपको फिगर बना के बता देता हूँ, आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि एंगल सेक्शन देखो कैसे बना हुआ होता है, आपने देखा होगा। ये है आपका एंगल सेक्शन, ठीक है, ये है एंगल सेक्शन। अगर इसका एक्स अक्ष बनाया जाए तो कहाँ पे होगा, ये हो गया एक्स अक्ष इसका, ठीक है, एक्स एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस इसका कहाँ पे होगा, यहाँ पे जाके कहीं होगा। तो इसका सेंटर कहाँ पे आया, सेंटर देखिए यहाँ पे आ गया। तो ये सेंटर जो है एंगल सेक्शन से क्या है, थोड़ा सा दूर हटके बाहर है। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि नीचे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका सेंट्रोइड उसी सेक्शन पे रहता है या सेक्शन के बाहर रहता है। सॉरी, पूछा गया सेक्शन के बाहर रहता है, तो ये एंगल सेक्शन है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर शॉप वेल्डिंग एंड फील्ड वेल्डिंग आर। ये क्वेश्चन देखो रटने वाला है, आप इसे रट लीजिए। पहले हिंदी में आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। शॉप वेल्डिंग और फील्ड वेल्डिंग के लिए आंशिक सुरक्षा गुणांक कितना होता है। तो शॉप वेल्डिंग और फील्ड वेल्डिंग के लिए जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है वो 1.25 एंड 1.5 होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। शॉप वेल्डिंग के लिए 1.25 होता है एंड फील्ड वेल्डिंग के लिए 1.5 होता है। इससे 2 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। शॉप वेल्डिंग का अलग से पूछा जा सकता है, फील्ड वेल्डिंग का अलग से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ बोल्ट। इनमें से कौन सा बोल्ट का एक प्रकार है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें बोल्ट का प्रकार है। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ बोल्ट कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम सुन लीजिए क्योंकि आगे आपको और भी टाइप के क्वेश्चन में मिल सकता है। तो बोल्ट के प्रकार कुछ निम्न प्रकार से होते हैं। पहला एंकर बोल्ट होता है, कैरिज बोल्ट होता है, एलिवेटर बोल्ट होता है, हैंगर बोल्ट होता है, ब्लैक बोल्ट होता है, टर्न बोल्ट होता है और ग्रिप बोल्ट। ये सब होते हैं बोल्ट के टाइप्स। तो यहाँ पे जो देखो, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, अभी मैंने आपको बोला कि ग्रिप बोल्ट एक बोल्ट का टाइप्स होता है, ठीक है। ब्लैक बोल्ट, तो ब्लैक बोल्ट का भी मैंने अभी नाम लिया था। टर्न्ड बोल्ट, इसका भी मैंने नाम लिया, यानी कि तीनों बोल्ट हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ माइल्ड स्टील वेट अबाउट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे माइल्ड स्टील का जो है डेंसिटी पूछा है। तो मैं आपको बता दूं 7850 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है। तो 1 क्यूबिक मीटर पहले ही लगा दिया गया है, इसलिए यूनिट में केवल किलोग्राम लिखा है। तो 7850 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर डेंसिटी ऑफ स्टील होता है। इसको मैंने पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन सब्जेक्ट में भी, ठीक है। अब इसे याद कर लेंगे। यूनिट चेंज करके पूछा जा सकता है। तो 1-2 पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ जिससे मान लीजिए आपको कुछ याद रहे। 78,500 अगर कहीं पे लिखा है ना, तो उसका यूनिट होगा न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। इस प्रकार अगर आपको कोई यूनिट चेंज करके पूछ लेता है तो आप उसे चेंज करके बना लेंगे अपना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एज पर IS कोड द कैरेक्टरिस्टिक्स यील्ड स्ट्रेंथ फॉर हॉट रोल्ड हाई यील्ड डिफॉर्म्ड बार इच।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगर यहाँ पर हाई यील्ड शब्द यूज किया गया है, ठीक है, ये हाई यील्ड डिफॉर्म्ड बार, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HYSD बार बोलते हैं। HYSD के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है वो 415 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर यहीं पर माइल्ड स्टील की बात की जाती, माइल्ड स्टील, तो माइल्ड स्टील के लिए 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। दो में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इफ द वर्किंग स्ट्रेस इन बियरिंग इन पावर ड्रिवेन रिवेट्स इन 300 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एंड अ डबल रिवेटेड डबल कवर बट ज्वाइंट is used to connect plate of 12 mm thickness, then the strength of rivet in bearing given the nominal diameter of rivet 22 mm। देखो ये न्यूमेरिकल यहाँ से पूछ लिया गया है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। केवल यहाँ पर आपसे बियरिंग स्ट्रेंथ पूछा गया है, बियरिंग स्ट्रेंथ। एक बार मैं आपको हिंदी में क्वेश्चन पूरा बोल देता हूँ। यदि शक्ति संचालित रिवेट्स में बियरिंग में कार्यकारी प्रतिबल 300 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है और 12 में मोटी प्लेटों को जोड़ने के लिए एक डबल रिवेटेड डबल कवर बट ज्वाइंट प्रयोग किया गया है, तो बियरिंग में रिवेट की सामर्थ्य क्या होगी, ठीक है। तो केवल बियरिंग स्ट्रेंथ पूछा गया है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आपको वैल्यू यहाँ पे दिया गया, देखिए नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट दिया गया है 22 mm। नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट कितना दिया गया है, 22 mm, ठीक है। तो ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट निकाल लेंगे। ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट कैसे निकालते हैं, अगर नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट 25 mm से कम है तो इसमें 1.5 mm प्लस कर देते हैं, और 25 mm से ज़्यादा है तो 2 mm प्लस कर देते हैं। तो 22 प्लस 1.5 mm कितना हो जाएगा, 23.5 mm हो जाएगा। तो ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट कितना निकल के आ गया आपका, 23.5 मिलीमीटर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर थिकनेस कितना दिया गया है, थिकनेस टी का वैल्यू दिया गया है 12 mm मोटी दिया गया है, और यहाँ पर FB का वैल्यू कितना दिया गया है, बियरिंग स्ट्रेस दिया गया है यहाँ पर 300 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है बियरिंग स्ट्रेंथ का, बियरिंग स्ट्रेंथ बराबर होता है PB बराबर D इंटू टी इंटू FB। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है, D इंटू टी इंटू FB। जहाँ पर एक फॉर्मूला इसमें और है कि यहाँ पे T के स्थान पे 2T1 लेते हैं और या T लेते हैं, ठीक है, जो दोनों में सबसे कम होता है। तो यहाँ पर आपको कवर प्लेट की मोटाई नहीं दिया गया है T1, ठीक है, कवर प्लेट की मोटाई नहीं दिया गया है। मेन प्लेट की मोटाई 12 mm दिया गया है, लेकिन कवर प्लेट की मोटाई नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हमें T लेना है कि 2T1 लेना है, तो यहाँ से हम T1 का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। T1 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, 5/8 इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट होता है फॉर्मूला, 5/8 इंटू टी का मान कितना है 12 mm, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60/8 हो जाएगा। तो 60/8 को जब कैंसिल करेंगे तो 8 सत्ते 56, 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ये, ठीक है, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। जब 2T1 का वैल्यू निकालेंगे 7 दूना 14 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हमें 12 mm ही लेके चलना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या यूज होगा, D इंटू टी इंटू FB। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दो फॉर्मूला होता है, D इंटू टी इंटू FB होता है, और दूसरा फॉर्मूला होता है D इंटू टी के स्थान पे 2T1 लिख देते हैं इंटू FB। तो जो इसमें कम होता है वही लेके चलते हैं। तो देखो 2T1 की वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है, और T का वैल्यू 12 mm, तो ये कम है, तो इसी से हम निकालेंगे। तो D का वैल्यू कितना है, 23.5 मिलीमीटर है, 23.5 इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट 12 mm इंटू 300। इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आंसर आपका निकल के आ जाएगा 84.6 किलो न्यूटन।
न्यूटन में निकल के आएगा, 1000 से भाग दे देंगे किलो न्यूटन में निकल जाएगा, क्योंकि हमें किलो न्यूटन में सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट बोल्ट इन द एंड ज्वाइंट मेजर्ड अलॉन्ग द लोड डायरेक्शन इज नोन एज। लोड दिशा के अनुदिश अंत जोड़ में बाह्यतम बोल्टों के बीच मापी गई दूरी कितनी होती है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, लोड की दिशा के अनुदिश अंत जोड़ से बाह्यतम बोल्ट के बीच की दूरी जो मेजरमेंट की जाती है उसे एलसी कहते हैं। एलसी का मतलब क्या होता है? किनारा दूरी उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किनारा दूरी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। या अगर इस यहाँ पर आपको ए जो डिस्टेंस भी दे सकता था, या उसको हिंदी में किनारा दूरी भी दिया जा सकता था। ठीक है, तो किनारा दूरी क्या होता है? रिवेट ज्वाइंट में प्लेट के किनारे से निकटतम रिवेट छिद्र के केंद्र के बीच की लंबवत दूरी को किनारा दूरी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन एल सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, जनरली द डायामीटर ऑफ रिवेट होल इज मेड लार्जर देन द नॉमिनल डायामीटर ऑफ द रिवेट बाय। क्वेश्चन को पहले हिंदी में समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आमतौर पर रिवेट छिद्र के व्यास को रिवेट के नॉमिनल व्यास से कितना बड़ा लिया जाता है, ये पूछा गया है कि जो रिवेट का जो होल होता है, रिवेट के जो होल का डाया होता है, रिवेट के नॉमिनल डाया से कितना बड़ा होता है। तो आप लोग जानते हैं कि अगर 25 mm से कम डाया का है तो 1.5 mm प्लस कर देते हैं। ठीक है, 25 mm से ज़्यादा है तो 2 mm प्लस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या है, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है 2.5 mm फॉर रिवेट ऑफ नॉमिनल डाया एक्सीडिंग 40 mm, यानी 40 mm से अधिक नॉमिनल व्यास के लिए 2.5 mm प्लस कर देते हैं। गलत है, 25 mm से ले लेते हैं 2 mm। ठीक है, ऑप्शन बी 1.5 mm फॉर रिवेट ऑफ नॉमिनल डाया इक्वल टू 40 mm, ये भी गलत है। नंबर सी 1.5 mm फॉर रिवेट ऑफ नॉमिनल डाया लेस देन 25 mm, ये बिल्कुल करेक्ट बोला है कि यदि 25 mm से कम है, यदि आपका, देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो रिवेट के होल का डाया होता है ना, उसी को रिवेट का ग्रॉस डाया भी बोला जाता है। रिवेट का ग्रॉस डाया क्या होता है? रिवेट के लिए जो होल बनाई जाती है उसकी, उसी को डाया को रिवेट का ग्रॉस डाया बोलते हैं। क्वेश्चन में दोनों में कोई ऑप्शन, मतलब कोई भी सेंटेंस यूज किया जा सकता है। रिवेट का ग्रॉस डाया बोला जाए या डाया ऑफ रिवेट होल बोला जाए। ठीक है, तो अगर आपका नॉमिनल डाया 25 mm से कम है तो 1.5 mm प्लस कर देते हैं, 25 mm से ज़्यादा है तो 2 mm। यहाँ पे बोला है कि 1.5 mm फॉर रिवेट ऑफ नॉमिनल डायामीटर लेस देन 25। अगर 25 mm से कम है तो 1.5 mm क्या करते हैं? नॉमिनल डाया में हम नॉमिनल डाया से ज़्यादा लेके चलते हैं। तो ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, द यूनिट ऑफ डिज़ाइन विंड प्रेशर पीजेड। पीजेड का वैल्यू पूछा गया है कि यूनिट क्या होता है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे रट लेंगे अगर आपको नहीं मालूम है। और वैसे भी आपको मालूम है कि प्रेशर का जो यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, अगर इसका यूनिट मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा? प्रेशर का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया। लोड का यूनिट हो गया न्यूटन, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, स्टील इज अ मटेरियल। स्टील एक कैसा मटेरियल होता है? इलास्टिक होता है, प्लास्टिक होता है, इलास्टोप्लास्टिक होता है या ब्रिटल होता है? ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि स्टील कैसा मटेरियल होता है। तो मैं आपको बता दूं, स्टील एक प्रत्यास्थ पदार्थ होता है। प्रत्यास्थ का मतलब होता है इलास्टिक। स्टील एक इलास्टिक मटेरियल होता है। ऑप्शन ए सही है। इसके बारे में कुछ बात बताना चाहता हूं आपको।
अगर माइल्ड स्टील की बात किया जाए तो उसमें कार्बन की मात्रा 0.15% से लेके 0.30% तक होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो 0.15% से लेके 0.30% तक। अगर मीडियम कार्बन स्टील की बात किया जाए, एक प्रकार का स्टील का नाम है मीडियम कार्बन स्टील, इसमें कार्बन की मात्रा 0.25% से लेकर 0.70% तक होती है। एक होता है हाई कार्बन स्टील, इसमें कार्बन की मात्रा 0.70% से लेकर 1.50% तक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, इन विंड लोड कैलकुलेशन द K1 इज डिनोटेड एज। ये रटने वाला क्वेश्चन है, आप इसे रट लेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं उनको आप रट लिया करेंगे हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि इन विंड लोड कैलकुलेशन द K1 इज डिनोटेड एज, वायु भार गणना में K1 को किस रूप में चिन्हित किया गया है, तो इसे रिस्क फैक्टर यानी जोखिम कारक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। रिस्क फैक्टर को K1 से प्रदर्शित किया जाता है, इस चीज को आप याद रखेंगे। IS 800 2007 इज बेस्ड ऑन लिमिट स्टेट मेथड। ये भी क्वेश्चन आपको याद करने वाला है कि IS 800 2007 में लिमिट स्टेट मेथड की चर्चा किया गया है, यानी कि सीमा अवस्था विधि की बात की गई है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही है। अ ट्रस मेंबर कंसिस्ट ऑफ ISA 100 × 75 × 8 mm। एक ट्रस मेंबर के लिए एक एंगल यूज किया गया है ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 100 × 75 × 8 mm का यूज किया गया है। कनेक्टेड टू अ गसेट प्लेट बाय यूजिंग रिवेटेड कनेक्शन, रिवेट कनेक्शन के माध्यम से गसेट प्लेट से जोड़ा गया है। द ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट इन द डिजाइन ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट में बी टेकन एज। तो यहाँ पर ग्रॉस डाया कितना लेके चलेंगे, ठीक है। एक ट्रस सदस्य ISA 100 × 75 × 8 mm का बना हुआ है जो रिवेटेड जोड़ द्वारा गसेट प्लेट से जुड़ा हुआ है। रिवेटेड ज्वाइंट के डिजाइन में रिवेट का कुल व्यास क्या ले सकते हैं, ठीक है। आपको निकालना है रिवेट का डाया, ठीक है। तो देखो रिवेट का डाया का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन देखने में लग रहा कि बहुत टफ होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नॉमिनल डाया का देखो फॉर्मूला में लिख रहा हूं कैसे निकालते हैं। अनविन्स फॉर्मूला, अनविन फॉर्मूला क्या होता है 6.05 √t। कभी कभी पूछ लेता है कि अनविन फॉर्मूला क्या होता है, तो अनविन फॉर्मूला यही होता है नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट बराबर 6.05 × अंडर में थिकनेस ऑफ प्लेट। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे 6.05 √t क्या है थिकनेस, कितना दिया गया है 8 मिलीमीटर। जो साइज ऑफ एंगल दिया है 100 × 75 × 8 mm, यहाँ पे जो 8 mm दिया गया है वो थिकनेस ऑफ एंगल है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 17.11 आ जाएगा, इसे लगभग 18 mm हम कह सकते हैं। अब हमें ग्रॉस डाया निकालना है, तो ग्रॉस डाया कैसे निकालेंगे, देखो ये 25 mm से कम है ना, तो इसमें 1.5 mm प्लस कर देंगे, 19.5 mm आ जाएगा। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चर्ड स्टील इज नॉर्मली आइडेंटिफाइड बाय। संरचनात्मक इस्पात की गुणवत्ता सामान्यतः पहचानी जाती है, कैसे पहचानेंगे। ऑप्शन ए सही है, यील्ड स्ट्रेस से। यील्ड स्ट्रेस से ही हम उसके जो है गुणवत्ता की पहचान करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। व्हाट इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेड M8.8 बोल्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करके बताना चाहता हूँ कि बोल्ट में M8.8 लिखा है, इसका मतलब क्या है। देखिए जो पहला अंक है इसमें 2 अंक लिखा है, 8.8 लिखा है, तो पहला जो अंक है ना 8, इसका मतलब है कि इसका 8 का मतलब क्या होता है कि 800 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर कौन सा स्ट्रेंथ है,
ध्यान दीजिए 8.8 लिखा है, m को आप भूल जाइए, m को आप भूल जाइए, ठीक है, केवल 8.8 पे ध्यान दीजिए। तो जो 8 है, पहला 8 अंक, वो बताता है कि इसका जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ वो है 800 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और जो दूसरा वाला है 8 वो है 0.8, तो वो ये बताता है कि इसका जो यील्ड स्ट्रेंथ आएगा वो इस अल्टीमेट स्ट्रेंथ का 0.8 गुना आएगा, यानी इसमें हम 0.8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 640 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं पराभव सामर्थ्य या यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि 8.8 का मतलब होता है कि इसका जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ का 0.8 गुना है, इसका मतलब ये होता है। इन कैलकुलेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट इन टीयरिंग, शेयरिंग एंड क्रशिंग दे, विदरण, अपरूपण और संदलन में रिवेटेड जोड़ के सामर्थ्य की गणना कैसे करते हैं? तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन है एक्चुअल डायमीटर ऑफ रिवेट इज यूज्ड, गलत है। कभी भी रिवेट का एक्चुअल डाया हम यूज नहीं करते हैं, हमेशा रिवेट का ग्रॉस डाया यूज करते हैं। ऑप्शन बी में आते हैं एक्चुअल डायमीटर ऑफ द होल ड्रिल्ड फॉर रिवेट इज यूज्ड। देखो यहाँ पर बोला है कि एक्चुअल डायमीटर ऑफ होल यूज किया जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसको दो नाम से जाना जाता है। मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि या तो बोल दे ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट और या बोल दे कि एक्चुअल डायमीटर ऑफ होल, दोनों का मतलब सेम होता है। यहाँ पर इस ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता था कि ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट इज यूज्ड, ये भी बोला जा सकता था। तो ध्यान दीजिए हमेशा ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट लेके चलते हैं या उस रिवेट का जो होल होता है रिवेट के लिए उसका डाया यूज करते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। तो एक्चुअल डायमीटर ऑफ होल ड्रिल्ड फॉर रिवेट इज यूज्ड, ये ऑप्शन सही है। इन अ रिवेटेड कनेक्शन a minimum distance of the rivet from the edge is kept with a view to preventing failure due to tearing of plate। ऑप्शन डी सही है। कैसे डी सही है उसको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखिए रिवेट कनेक्शन में किनारे से रिवेट की न्यूनतम दूरी, हिंदी समझिए पहले इसका, रिवेट कनेक्शन में किनारे से रिवेट की न्यूनतम दूरी इनमें से किसकी वजह से होने वाली असफलता से बचने की दृष्टि से रखती है? तो प्लेट का टियरिंग होना। अगर आप किनारा दूरी पर्याप्त नहीं रखेंगे तो प्लेट का टियरिंग हो जाएगा। प्लेट का क्या हो जाएगा? टियरिंग हो जाएगा। उसका डायग्राम देखिए थोड़ा सा। मान लो ये प्लेट है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर ये रिवेट लगे हुए हैं ये सब, तो ये आपका किनारा दूरी, ये डिस्टेंस क्या कहलाता है? किनारा दूरी। अगर ये दूरी पर्याप्त आप नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लेट का टियरिंग हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है इन बोल्टेड ज्वाइंट पिच शैल नॉट बी लेस देन 2.5 इंटू डी। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। रिवेट रेखा या बोल्ट रेखा पर स्थित दो निकटतम रिवेटों या बोल्टों के बीच केंद्र से केंद्र तक की दूरी सामान्यतः 2.5 इंटू ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट लिया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अकॉर्डिंग टू IS 800 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिट स्टेट ऑफ ड्यूरेबिलिटी कंसिडरेशन? ब्रिटल फ्रैक्चर। ऑप्शन डी सही है।
IS कोड 800 के अनुसार बोला गया है कि जो ब्रिटल फेलर होता है, ठीक है, भंगुर विफलता को स्थायित्व की सीमा स्थिति की गणना में नहीं लिया जाता है, उसे लिमिट स्टेट ऑफ ड्यूरेबिलिटी में कंसीडर नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी सही है। लास्ट क्वेश्चन इज द इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स ऑफ प्रैक्टिस विच डील्स विद द जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन आपको याद करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर कोड के बारे में पूछा गया है। तो IS 800 2007 जो कि ऑप्शन डी सही है, इसमें कोड को स्टील स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन के लिए लागू किया गया है। स्टील स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन के लिए यह कोड बनाया गया है। ऑप्शन डी याद रखेंगे आप, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही MCQ क्वेश्चन के साथ।